ऑल राइट गाइस, जावा में सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। और उस गलती का नाम है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। लेकिन टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में आप सिर्फ एरेज ही नहीं, बल्कि इस कॉमन एरे से बचने का तरीका भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, एरेज। वेरिएबल और लूप समझने के बाद एरे सीखना एक नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होता है। और अगर एरे स्ट्रॉन्ग हो गया तो डीएसए और कोडिंग क्वेश्चन समझना काफ़ी इजी हो जाता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि एरे होता क्या है। तो अभी तक हमने एक वेरिएबल में सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करना सीखा था। तो हमने सीखा था कि अगर हमें कोई एक वैल्यू स्टोर करनी है, सपोज कि हम बोलेंगे इंट एज इक्वल्स टू 25। तो हमने सीखा था ये कैसे करते हैं। तो इस वेरिएबल में सिर्फ एक वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो अगर मुझे एक नहीं मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है इंट टाइप की, तो वो मैं कैसे करूँगी? तो मैं नया वेरिएबल क्रिएट करूँगी, इंट एज 2 इक्वल्स टू 30, इंट एज 3 इक्वल्स टू 45 एंड सो ऑन। लेकिन अगर मुझे एक ही टाइप के बहुत सारी वैल्यूज स्टोर करनी हो, तो जैसे स्टूडेंट के मार्क्स या प्रोडक्ट के प्राइजेस या एम्प्लॉयज़ की सैलरी, हर वैल्यू के लिए अलग वेरिएबल बनाना सही अप्रोच होगा क्या? नहीं होगा। तो यहीं पर एरेज़ का यूज़ होता है। अगर आपको एरेज़ का सिंपल डेफिनिशन याद रखना है, तो वो डेफिनिशन आप इस तरीके से बोल सकते हो। एरे एक कलेक्शन होता है सेम डेटा टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स का। जावा में एरे क्रिएट करने के 2 कॉमन तरीके होते हैं। जो पहला तरीका होता है, उसमें हम इंट एरे क्रिएट करते हैं। हम उसको एक नाम देते हैं और हम इक्वल्स टू न्यू इंट और हम बताते हैं एरे का साइज क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट तरीका होता है। इस लाइन का मतलब है कि हमने 5 साइज का इंटीजर एरे क्रिएट किया है। अभी हमने वैल्यू असाइन नहीं की है, जावा ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन करता है। क्योंकि ये इंट एरे है, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वो 0 होगा। ठीक है? सपोज़ कि ये बूलियन टाइप का एरे होता, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता, वो होता फ़ॉल्स। और अगर यही इंटीजर टाइप का एरे होता, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता, वो होता नल। तो सपोज़ आपको वैल्यूज़ पहले से ही पता है कि आपको कितनी वैल्यूज़ डालनी है और कितनी वैल्यूज़ हैं आपके एरे के लिए। तो आप दूसरे तरीके से एरे क्रिएट कर सकते हो। दूसरा तरीका है, आप एक इंट एरे क्रिएट कर रहे हो, ओके? आपने उसको एक नाम दिया, नंबर, और इक्वल्स के बाद में आपने ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, कर्ली ब्रेसेस में आपने उसके वैल्यूज़ दिए। ये अप्रोच प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब एरे का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो कि है इंडेक्सिंग। जावा में इंडेक्सिंग हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो सपोज़ आपका कोई एरे है, ये आपका एरे है, उसकी वैल्यू है 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो इसका जो इंडेक्सिंग शुरू होता है वो होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब है 0 इंडेक्स पे 10 की वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे 20 की वैल्यू है, जो इंडेक्स हमारा सेकंड इंडेक्स है उस पे वैल्यू है 30। सिमिलरली 40 एंड 50। जो हमारा लास्ट इंडेक्स है वो हमारा लास्ट इंडेक्स 4 है, और जो हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स हमारा 0 है। तो पहली वैल्यू का इंडेक्स 0 है, दूसरी वैल्यू का इंडेक्स 1 है, तीसरी वैल्यू का इंडेक्स 2 है, चौथी वैल्यू का इंडेक्स 3 है, फिफ्थ जो वैल्यू है, पांचवी वैल्यू जो है उसका इंडेक्स 4 है। अगर मुझे 30 प्रिंट करना है तो मैं इंडेक्स 2 को कॉल करूँगी और मुझे जो 30 वैल्यू है ये मुझे मिल जाएगी। तो इसको हम एक बार आईडीए पे देखते हैं। ये मेरा एरे है,
इसमें मुझे अगर ये 30 वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं कैसे करूँगी? मैं लिखूँगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमारा एरे और हमें कौन-सा इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मुझे सेकंड इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो जब ये प्रिंट होगा तो 30 प्रिंट होगा। ध्यान रखिए हमें वैल्यू नहीं लिखनी है, हमें इंडेक्स का यूज़ करना है। हमें जो भी एरे की वैल्यू प्रिंट करनी है उसके लिए हमें हमेशा इंडेक्स का ही यूज़ करना है। हमें डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं करनी है। एरे को हमेशा इंडेक्स से ही एक्सेस करते हैं। सपोज़ हमें ये जो एरे है, जो सेकंड इंडेक्स पे उसकी वैल्यू चेंज करनी है, वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जो हमारा एरे है, उसका जो सेकंड इंडेक्स है, उसकी वैल्यू को 100 से अपडेट कर दो। इसको हम प्रिंट करते हैं। ये देखो, पहले हमारा जो वैल्यू था, जब हमने पहली बार प्रिंट किया था, उसका वैल्यू था 30। नेक्स्ट टाइम जब हमने प्रिंट किया, उस वैल्यू को अपडेट करने के बाद, तो प्रिंट हुआ 100। तो इस तरीके से आप वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो, वैल्यू को असाइन कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे तो मुझे पता है कि ये जो एरे है इसका साइज़ 5 है। अभी सोचिए एरे में सिर्फ़ 5 नहीं 500 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे सिर्फ़ 5 एलिमेंट्स हैं। आप सपोज़ कीजिए कि कोई एरे है जिसमें 500 एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपको उसको सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो आप कैसे करोगे? आप ऐसे लाइन बाय लाइन लिख के प्रिंट करोगे क्या? तो ऐसे 500 लाइन्स लिख के प्रिंट करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने पहले पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा हुआ है लूप्स। तो हम यहाँ पे लूप्स का यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे और इंडेक्स के हर एक एलिमेंट को हम एक्सेस कैसे करेंगे, वो देखते हैं। तो ये फॉर लूप है। फॉर लूप को यूज़ करके हम एरे के सारे इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं एक लाइन में। इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं। ये दोनों लाइन हम कमेंट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी हम इसको दोबारा से रन करते हैं। ये देखो, एरे के जितने भी एलिमेंट्स थे हमने यहाँ पे प्रिंट किए हैं, सिर्फ़ एक लाइन में। अब यहाँ पे एक नई चीज़ है, नंबर डॉट लेंथ। ये बताता है एरे में टोटल कितने एलिमेंट हैं। कभी भी साइज़ हार्ड कोड मत करना, हमेशा नंबर डॉट या जो भी आपका एरे का नाम है, डॉट लेंथ लिखना। ये आपको एरे का साइज़ बताता है। तो जावा में यही फॉर लूप एक और ईज़ी वे में हम लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं? उसको लिखने के लिए हम बोलते हैं फॉर नम कॉलन नंबर्स और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नम। इसे एनहांस्ड फॉर लूप बोलते हैं। एनहांस्ड फॉर लूप या फॉर ईच लूप कहते हैं। जब सिर्फ वैल्यूज़ रीड करनी होती है तब इस तरीके से फॉर लूप लिखना बेस्ट ऑप्शन होता है। इसको रन करेंगे तो भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा। अब बात करते हैं उस एरर की जिसका मैंने वीडियो के बिगनिंग में मेंशन किया था। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो एरे है उसका जो सेकंड इंडेक्स है उसको एक्सेस कर रहे हैं और उसको एक्सेस करने पे हमें आउटपुट मिल रहा है 30। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जावा में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है? तो इस एरे में अगर देखें तो 0 इंडेक्स पे 10 है, इंडेक्स 1 की वैल्यू 20 है, इंडेक्स 2 की वैल्यू 30 है, 3 की वैल्यू 40 है एंड इंडेक्स 4 की वैल्यू 50 है, ठीक है? यहाँ पे कोई इंडेक्स 5 की वैल्यू नहीं है। जितनी भी जो हमारी रेंज है वो है 0 से लेके 4 तक, ठीक है? और अगर मैं 5 को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, तो क्या होता है? तो एरर आता है इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5। तो एरे का साइज़ 5 है। जो इंडेक्सेस की जो रेंज है वो सिर्फ़ 0 से लेके 4 तक है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 5th इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट में हमको क्या आ रहा है? रिज़ल्ट में हमको ये एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम उस इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, जो है ही नहीं। इसलिए जावा हमें यहाँ पे बता रहा है इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5। हम टिल 4 एक्सेस कर सकते हैं बट
जो कि इंडेक्स 5 है, वो है ही नहीं, तो हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो इसी तरीके से फॉर लूप में भी लोग मिस्टेक करते हैं। अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ, फॉर लूप में लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई की जो वैल्यू है शुड बी लेस देन जो एरे का लेंथ है, ठीक है? वो आई की वैल्यू जब तक एरे की लेंथ से लेस देन रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही वो उसके इक्वल हो जाएगी, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, करेक्ट? तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगी तो मुझे इस एरे के सारे वैल्यूज़ प्रिंट हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे जो एरे का लेंथ है, वहाँ तक सारे इंडेक्स प्रिंट करके बताओ और मैं इसको रन करती हूँ, तो मुझे एरर आएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्यों? सेम लॉजिक। हम इंडेक्स 5th को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। तो करेक्ट वे क्या है? करेक्ट वे है जब भी आप फॉर लूप लिखते हो और एरे एरे के सारे इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तो आपको इक्वल्स टू लेंथ नहीं करना है, आपको हमेशा लेंथ के लेस देन ही लूप चलाना है। तो आपको बस ये एक छोटा-सा डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक मार्क्स करके एक एरे बनाया, ठीक है? एक इंटीजर क्रिएट किया टोटल, उसको इनिशियलाइज़ किया 0 से। मैंने लूप चलाया, लूप में मैंने हर लूप में मैंने क्या किया, उस इंडेक्स पे जो करंट इंडेक्स है, उसमें जो भी वैल्यू है, सपोज़ कि करंट इंडेक्स हमारा 0 है, तो 0 इंडेक्स की वैल्यू 10 है। 10 को मैंने 0 से प्लस किया। सेकंड टाइम जब लूप चला तो i की वैल्यू हो गई 1। तो 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू थी, उसको मैंने टोटल पे फिर से प्लस कर दिया। इसी तरीके से मैंने सारे एरे को एक्सेस किया और उसको उसका टोटल निकाला यहाँ पे। ये टोटल निकाला, यहाँ पे मैं टोटल को प्रिंट कर रही हूँ और इस लाइन पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो हमारा टोटल यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, उसको जो हमारे मार्क्स जो लेंथ है, इस एरे की जो लेंथ है, उसे डिवाइड कर रही हूँ। ये करके मैं इसका एवरेज निकाल रही हूँ। इसको रन करते हैं। तो रन करेंगे तो देखिए, जो टोटल मार्क्स हैं, वो है 150 और जो एवरेज है, वो है 30। यहाँ हमने पहले सारे मार्क्स ऐड किए, उसके बाद टोटल स्टूडेंट के काउंट से डिवाइड करके एवरेज कैलकुलेट किया। इसी तरह एरेज रियल प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं। चलिए कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं। तो इंटरव्यूअर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, कैन एन एरे स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स? नहीं। एक एरे सिर्फ एक ही डेटा टाइप स्टोर कर सकता है। अगर इंटीजर एरे है तो वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। अगर स्ट्रिंग है तो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूअर आपसे। इंडेक्सिंग में आपने देखा, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। थर्ड क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है, क्या एरे का साइज़ बाद में चेंज कर सकते हैं? आंसर है नहीं कर सकते। एरे का साइज़ फिक्स होता है। अगर एरे का साइज़ फिक्स होता है, तो फिर डायनेमिक डेटा अगर हमको स्टोर करना है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए एरे लिस्ट यूज़ होता है और उसके बारे में हम फ्यूचर वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज हमने सीखा एरेज़ होता क्या है, एरेज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एरेज़ कैसे क्रिएट करते हैं, इंडेक्स क्या होता है, एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं, एक्सेस करने के बाद उसको अपडेट कैसे करते हैं, लूप के थ्रू एरे प्रिंट कैसे करते हैं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन से कैसे बचते हैं और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हमने देखा। अब जब आप एरेज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, तो अब असली मज़ा आने वाला है। आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में हम एरेज़ पर कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट्स प्रॉब्लम भी देखेंगे। अगर आप उन वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते हो, तो इस चैनल को क्विकली सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में।